Class 10 ICSE History Chapter 2. Welcome back guys to my channel. Chapter 2 Growth of Nationalism. राष्ट्रवाद का विकास, यानी कि भारत के लोगों में देशभक्ति की भावना का जागरण कैसे हुआ, भारत के लोग आजाद होना कैसे चाहे, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ लेंगे. फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, पूरा इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके हम आप लोगों को समझाएंगे और इस तरह से पेश करने के लिए सिर्फ एक कहानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट इज नेशनलिज्म. नेशनलिज्म क्या है. सबसे पहला टॉपिक ही है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. तो हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि नेशनलिज्म यानी कि देशभक्ति यानी कि राष्ट्रवाद आखिर है क्या. स्टार्ट. इट रेफर्स, व्हाट इज नेशनलिज्म? इट रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ वननेस and common consequences that emerges when people living in a common territories share the same historical, political and cultural background. यह एकता और सामान्य चेतना की कमी को संदर्भित करता है जो तब उभरती है जब एक समान क्षेत्र में रहने वाले लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि साझा करते हैं. नेशनलिज्म क्या होता है कि ये बहुत से लोगों में जब एक भावना जागृत हो जाए कि एक गांव में रहने वाले, एक कस्बे में रहने वाले के लोग, एक शहर में रहने वाले लोग सब चीज एक ही चीज चाहे, वो है आजादी, तब जाके नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद यानी कि देशभक्ति का जागरण अपने शरीर में, अपने अंदर आत्मा में होती है. ठीक, यही है नेशनलिज्म. इट रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ वननेस एंड कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, नाउ India was never one nation, but many times came under the ruler of one king or kingdom. एक चीज है कि हम लोग हमेशा से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यूनिटी हैज पावर. यूनिटी हैज पावर मतलब एकता में बल है. वो कहानी उस समय थी कि बूढ़े बाप थे, उसके 4 बेटे थे, चारों बेटे आपस में हमेशा झगड़ा करते रहते थे. तो उस बूढ़े बाप ने सबसे बहुत सारी लकड़ियां मंगवाने को कहा और एक एक लकड़ी सबको देके बोला कि आप लोग इसे तोड़ के दिखाओ. तो सब ने एक लकड़ी बड़ी आसानी से तोड़ दिया, लेकिन जब उसी लकड़ियों को एक साथ गठरे में बांध करके दिया गया तो कोई भी बेटा उसका नहीं तोड़ पाया. तो ये दर्शाता है कि जब एक साथ हम मिल जाए तो हमारे के अंदर बहुत बल आ जाता है. ठीक है, तो कोई भी काम अगर हम सरकार से करवाना चाहते थे उस समय, या फिर कुछ भी करना चाहते थे, आजाद होना चाहते थे, तो जब तक एक साथ एकजुट होकर सब कोई खड़े नहीं होते तब तक हम लोगों को आजादी, इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकती थी. ठीक है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था कि हम लोग का जो पहला रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो फेल कर गया था, उसका एक मेन रीजन था कि सब लोग एक साथ विद्रोह नहीं किए थे. कई जगहों पर अलग अलग समय पर विद्रोह होते गया था. ठीक है, तो भारत कभी एक राज्य, एक देश नहीं रहा, बट बहुत बार वो एक राजा के अंडर में जरूर आया है. भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं था, बल्कि कई बार एक ही राजा या साम्राज्य के अधीन रहा है. ठीक है, यानी कि भारत में कभी एकता नहीं हुई थी. सो मॉडर्न फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म वाज लैकिंग अमंग देम. इसलिए जो मॉडर्न फीलिंग्स था देशभक्त का, नेशनलिज्म का, वो भारत की जनता में, भारत के लोगों में नहीं थी. द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस फेल्ड बट इट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्पायर्ड इंडियन टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस तो फेल कर ही गया था, लेकिन फेल होने के बावजूद वह भारत के लोगों के मन में आजादी की लड़ाई लड़ने की एक प्रोत्साहन जागृत किया कि नहीं, हम लोग भी आजाद हो सकते हैं अगर एकजुट होकर के लड़ा जाए ब्रिटिश से. तो दैट इज, ये था हमारा नेशनलिज्म. आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर. फैक्टर्स प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिससे कि भारत के लोगों में देशभक्ति की भावना जागी, राष्ट्रवाद की भावना जागी, जिससे कि भारत के लोग सारे एकजुट होकर के ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई किए थे. ठीक है, तो पहला फैक्टर है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण. ठीक है, यानी पैसों के मामले में क्या है कि ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया वाज टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ इंडियंस. ब्रिटिश का जो पॉलिसीज था भारत में,
वो अपने वेलफेयर के लिए कर रहे थे और पैसा किनका लग रहा था? भारतीयों का लग रहा था। भारत में ब्रिटिश नीतियों भारतीयों के कल्याण की कीमत पर अपने हित को बढ़ावा देना था। यानी कि ब्रिटिश कहते थे कि हम कुछ पैसों से भारत का विकास करेंगे और वह भारत के विकास करने के बजाय वो अपना विकास या अपना हित में उस पैसे को खर्च करते थे। किसानों का क्या था? द मेन विक्टिम्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज। यानी किसान जो थे ना वो मेन विक्टिम्स थे ब्रिटिश के। क्यों मेन विक्टिम्स थे? क्योंकि किसान से उन लोगों को रॉ मटेरियल्स कच्चा सामान मिलता था और उस कच्चे सामान को फिर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके वापस भारत में महंगे दामों में बेचते थे। गवर्नमेंट टुक लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस एज लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेस। किसान जितने भी चीज को प्रोड्यूस करते थे उसका सबसे लार्ज पार्ट गवर्नमेंट क्या करती? टैक्स के रूप में उससे मांग लेती थी। अब मान लीजिए कि कोई किसान को फोर्स किया गया इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो सिर्फ इंडिगो प्रोड्यूस करेगा और उसको पैसा भी कम मिलेगा। और जो किसान इंडिगो प्रोड्यूस नहीं करके अपना फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो गवर्नमेंट को बहुत लार्ज यानी हाई टैक्स देगा और हाई लैंड रेवेन्यू भी देगा। These taxes made peasants a slave of landlords and money lenders। ठीक है, कॉलोनियल पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो एक होता है रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट। तो जितने भी सारे पॉलिसीज ब्रिटिश ने किसानों के ऊपर लाए थे वो सारे पॉलिसीज के कारण किसान क्या हो गए? लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदारों के गुलाम बन गए, या फिर मनी लैंडर्स यानी जो लोग कर्ज देते थे उसके गुलाम बन गए। कैसे गुलाम बन गए? अब जैसे कि ब्रिटिश का टैक्स है 100 रुपए का, कि अगर आप कुछ भी चीज या अनाज प्रोड्यूस करते हैं अपने खेत में तो आप मुझे 100 रुपए का टैक्स दें। उस समय 100 रुपया लाखों 10,000 के बराबर हुआ करता था, तो आप हमें टैक्स दें। अब उस किसान के पास सिर्फ खेती में 50 रुपए का अन्न उपजा। कितने का अन्न उपजा? 50 रुपए का, और उसको देना है टैक्स कितना? 100। तो वो मनी लेंडर से उधार लेता, जिसके कारण से वो जो टैक्स देने के चक्कर में किसान जो है मनी लेंडर्स और जमींदारों के गुलाम बन करके रह गए थे। ठीक है, दिस इज आवर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। आर्टिसियंस एंड क्राफ्ट्समैनशिप्स। ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्ट्रॉयड इंडियंस हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। हम लोग चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़े थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के हैंडीक्राफ्ट्स यानी कि जो हाथ से निर्मित किए करने वाले चीजों को जो बढ़ावा देता था उसको खत्म कर दिया था। क्यों खत्म कर दिया था? क्योंकि हाथ से निर्मित चीजें जो होती थी वो थोड़ी महंगे दामों में मिलती थी और वही ब्रिटिश क्या करते थे, जो सामान वहां से मंगवाते थे वो थोड़े सस्ते दामों में मिलती थी। ठीक है, आगे। इंडिया बिकम अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन एंड अ मार्केट फॉर इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो फिर इंडिया सिर्फ क्या बन गया? ब्रिटिश के लिए एक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यानी कच्चा सामान का सोर्स बन गया और मार्केट बन गया फिनिश्ड प्रोडक्ट का। ब्रिटेन वाले लोग ब्रिटिश क्या करते? भारत से कच्चा सामान सस्ते दाम में ले जाते थे और ब्रिटेन में उसको फिनिश करके एक अच्छा सा सामान बना करके भारत में उसको महंगे दामों में बेचा करते थे। ठीक है, आगे। वर्किंग क्लास। ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज लेड टू द बर्थ ऑफ न्यू सोशल क्लास, वर्किंग क्लास। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज का जन्म हुआ, भारत में नए नए तकनीक से इंडस्ट्रीज खुलने लगे, तो एक नए क्लास का, एक नए वर्ग का जन्म हुआ जिसको हम लोगों ने कहा वर्किंग क्लास, काम करने वाली वर्ग को बोला। ये वर्ग का मतलब होता है कि पहले भारत में 4 वर्ग थे, ब्राह्मीण, क्षत्रिय, शूद्रास एंड वैश्यास, और फिर एक और वर्ग का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा वर्किंग क्लास। नाउ धीरे धीरे आगे। द एजुकेटेड इंडियंस। अब देखिए, ब्रिटिश ने क्या किया था कि इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया और कुछ लोग इंग्लिश पढ़ के बहुत महान बन गए, और धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ने के बाद उन लोगों को जानकारी मिली कि कौन देश आज़ाद है, कैसे आज़ाद देश रहते हैं, जीते हैं, या फिर जब कोई देश गुलाम है तो उसको आज़ाद कैसे किया जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल है किसका? एजुकेटेड इंडियंस का। लिसन। ओनली एम्प्लॉयमेंट available to the educated Indians was government service in which competition was high and promotion were low। अब कुछ लोग इंग्लिश पढ़ के तो वेल एजुकेटेड बन गए, लेकिन अब उन लोगों को जॉब भी नहीं मिलती, और जॉब सिर्फ एक कैटेगरी में मिलती जहां पे कंपटीशन क्या होता? बहुत हाई होता था
और प्रमोशन बहुत लो होता था। ओके, नाउ all section of society felt that there were economic salvation lay in freeing themselves from British rule। समाज के सभी वर्गों को लगा कि उनकी आर्थिक मुक्ति खुद को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने में है। ठीक है, तो जितने भी समाज थे, जितने भी वर्ग के लोग थे, उन लोगों को यह एहसास हुआ कि अगर हम ब्रिटिश के राज से मुक्त हो जाते हैं तो हम अपने आप को आर्थिक स्थिति में मजबूत कर लेंगे। हमारा सबसे मेन मोटिव अभी है पैसा नहीं कमाना, मेरा मेन मोटिव क्या है अभी कि ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी पाना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो दे केम टुगेदर ऑन अ नेशनल प्लेटफॉर्म, इसलिए सभी लोग जो है एकजुट होकर के एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर आए। सब लोगों ने सोचा कि हम लोग एक साथ आवाज को उठाएंगे। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज। आखिर ये कॉलोनियल पॉलिसीज क्या हैं और ये बहुत रिप्रेसिव यानी दबाव डालने वाले क्यों हैं? देखिएगा, ब्रिटिश कनकर्ड इंडिया टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट एंड फॉलोड सच रिप्रेसिव पॉलिसीज। शुरू से हम लोग ये जानते आ रहे हैं कि ब्रिटिश जब भारत पर राज करना स्टार्ट किए थे तो वो अपने फायदे के लिए किए थे, भारत के फायदे के लिए नहीं किए थे। ठीक है, तो अपने फायदे के लिए जब उन्होंने राज करना स्टार्ट किया तो बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज लाए जिससे कि सिर्फ उनको फायदा हो और भारतीय को फायदा नहीं हो। वो क्या किए, भारत को इतना कमजोर कर दिए थे ताकि भारत कभी आजाद ही नहीं हो सकता था। तो कौन कौन सा ऐसा पॉलिसी से ध्यान दीजिएगा। पहला है पॉलिसीज बाय लॉर्ड लाइटन, वाइसराय ऑफ इंडिया 1876 से 1880 तक। लॉर्ड लाइटन हमारे भारत के वाइसराय कब से कब तक थे? 1876 से 1880 तक थे। और इनका पॉलिसीज क्या क्या था? ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रैंड दिल्ली दरबार, ग्रैंड दिल्ली दरबार इन 1877 टू प्रोक्लेम क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। लॉर्ड लाइटन ने क्वीन विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित करने के लिए एक ग्रैंड दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इसने लॉर्ड लाइटन ने किया, क्या किया? ग्रैंड दिल्ली दरबार का आयोजन किया। और किस लिए किया? ताकि वो चाहते थे कि क्वीन विक्टोरिया को भारत की रानी माना जाए। उन्होंने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करने के लिए 1877 में एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया। क्वेश्चन इससे भी आते हैं कि व्हेन डिड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज्ड, व्हाई डिड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज्ड, और हु ऑर्गेनाइज्ड द दिल्ली दरबार। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं कि दिल्ली दरबार किसने आयोजित किया और व्हाई डिड ही लॉर्ड लाइटन ऑर्गेनाइज द दिल्ली दरबार। सो लॉर्ड लाइटन ऑर्गेनाइज दिल्ली दरबार टू प्रोक्लेम क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। Now, next point, lakhs of money spent but nothing were done for Indians who were in the grip of famine। लाखों रुपए खर्च किए गए थे इस दिल्ली दरबार की आयोजन में, लेकिन एक भी पैसा उन भारतीयों के लिए खर्च नहीं किया गया जो अकाल की चपेट में आ गए थे, जो किसी बीमारी से ग्रस्त थे, जो गांव भूखे मर रहा था। तो लॉर्ड लाइटन ने सिर्फ भारत की महारानी क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करने के लिए उन्होंने ग्रैंड दिल्ली दरबार का आयोजन तो कर दिया, लेकिन उस पैसा से उन्होंने उस अकाल में पड़े लोगों की कोई देखभाल नहीं की। ओके, सो दैट इज 2 पॉइंट्स ऑफ दिल्ली दरबार। ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंट्रोड्यूस्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड इंडियन आर्म्स एक्ट। अब लॉर्ड लाइटन ने 1878 में 2 एक्ट लाया। वन एक्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड अनदर वन इज इंडियन आर्म्स एक्ट। व्हाट इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? लेट रीड्स। दिस एक्ट stopped vernacular paper to publish any articles that will be against the British government। इस अधिनियम ने वर्नाकुलर अखबार को ऐसे किसी भी लेख को प्रकाशित करने से रोक दिया जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी बोले। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है कि इस एक्ट में यह हो गया कि कोई भी भारतीय अखबार ब्रिटिश के खिलाफ ना कुछ लिख सकता है ना कुछ छाप सकता है बिना किसके परमिशन से? बिना ब्रिटिश के परमिशन से। ठीक है, अभी हम लोगों के पास है राइट टू, एक फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू स्पीक, राइट टू स्पीच,
ठीक है। तो ये उस समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आया तो सीधे सीधे कह दिया कि कोई भी भारतीय अखबार ब्रिटिश के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकता है। अगर वो ऐसा कुछ प्रिंट करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा और उसका वर्नाकुलर यानी प्रेस जो होता थी, मशीन जो होती थी, वो जब्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट वन, नॉट एप्लीकेबल फॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, ब्रिटिश को डर था कि ये लोग पेपर में छापेंगे, फिर से एक रिवोल्ट की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने ये चीज छापने से बंद कर दिया और इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए ऐसा कोई कानून नहीं लाया गया था। हाँ, एंडेड बाय लॉर्ड रिपन इन 1882। खत्म किसने किया था इसको? लॉर्ड रिपन ने किया था। कब? 1882 में। याद रखिएगा ये रिपन है ना, जो लॉर्ड रिपन वाइसराय है, ये थोड़े से भारत के लिए जिए थे। इनको भारत प्यारा था और ये जो भी कुछ लागू करते वो भारत के लोगों के हित में करते थे, भारत के लोगों के फेवर में करते थे। कौन? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड लाइटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। कब लाया? 1878 में लाया। व्हाट इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? एंड वन मोर, हु एंडेड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। इंडियन आर्म्स एक्ट। लॉर्ड लाइटन ने 1878 में दो एक्ट लाए थे। एक था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड दूसरा इंडियन आर्म्स एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इंडियन आर्म्स एक्ट क्या है ये देखते हैं। आर्म्स से हम ये समझ पा रहे हैं कि ये गोला बंदूक यानी कि गन्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस फॉर इंडियंस टू कैरी आर्म्स विदाउट लाइसेंस। यानी भारतीय कोई भी अगर गन या आर्म्स, कोई भी बंदूक कैरी कर रहा है बिना लाइसेंस के तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है। वो क्रिमिनल ऑफेंस है। और ये तो बात अभी भी चल रही है कि किसी भी भारतीय, किसी भी लोगों के पास कोई भी हथियार है और वो भी बिना लाइसेंस के, तो वो गलत है, गैर कानूनी है। लेकिन उस समय भी ये लॉ लाया गया था और ये लॉ इसीलिए भारत के खिलाफ था क्योंकि ये लॉ ब्रिटिश के लिए एप्लीकेबल नहीं था। नॉट एप्लीकेबल फॉर ब्रिटिश, ओनली फॉर इंडियंस। ब्रिटिश चाहे तो 10 हथियार कैरी कर सकता था बिना लाइसेंस के, लेकिन भारतीय लोग एक भी हथियार बिना लाइसेंस के कैरी नहीं कर सकते थे। ठीक है, हाँ। और एक बात, एज फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिड्यूस टू 21 to 19। अब आईसीएस एग्जामिनेशन जो उसमें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की होती थी, उसकी उम्र को घटा के 21 साल से कितने साल कर दी गई? 19 साल। अब 21 साल से 19 साल कर दी गई तो भारतीयों के लिए यह भी बहुत, भारत के फेवर में ये भी नहीं गया, भारतीयों के लिए भी बहुत कष्टदायक हुआ। ठीक है, दिस इज इंडियन आर्म्स एक्ट कि कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के बंदूक या हथियार कैरी नहीं करेगा, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स या ब्रिटिश के लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इल्बर्ट बिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इल्बर्ट बिल पहले ध्यान से समझिएगा, लेकिन इल्बर्ट बिल होता क्या है? ठीक है, उस समय की बात है ना, तो अंग्रेज जब भी कोई गुनाह करते थे या ब्रिटिश जब भी कोई गुनाह करते थे तो उनका जो कोर्ट होता था, ठीक है, तो ये कहा गया था कि इंडियन जज के पास किसी भी ब्रिटिश क्रिमिनल का सुनवाई नहीं होगा, ट्रायल नहीं होगा। अगर भारत के जज हैं आप तो सिर्फ आप भारत के लोगों की ही सुनवाई कर सकते हैं, यूरोपियन के लोगों की सुनवाई नहीं कर सकते। और अगर कोई यूरोप का जज है तो उसके पास दोनों हो सकता है। तो ये नाइंसाफी थी। जज तो भाई जज होता है। तो इसी तरह से एक सीपी इल्बर्ट है। सीपी इल्बर्ट नामक एक बंदे ने एक बिल लाया जिसका नाम पड़ा इल्बर्ट बिल। उन्होंने कहा कि इट प्रोवाइडेड पावर टू इंडियन जजेस एंड मैजिस्ट्रेट टू ट्राई ब्रिटिश एंड यूरोपियन केसेस। सर इल्बर्ट ने क्या किया? इंडियन जजेस को यह पावर दे दिया कि आप ब्रिटिश और यूरोपियन केसेस को भी देख सकते हैं। इसका मतलब कि अगर इंडियन जज है ये, ठीक है, और क्रिमिनल दो हैं, एक इंडियन है और एक यूरोपियन क्रिमिनल है, तो ये इंडियन जजेस पहले नहीं देख सकते थे। इस केस को कौन हैंडल करेगा? यूरोपियन जज हैंडल करेगा। लेकिन इल्बर्ट बिल के आने के बाद इंडियन जजेस को ये पावर मिला कि आप दोनों का केस हैंडल कर सकते हैं। आगे, बाय दिस एक्ट ब्रिटिश ट्राइड टू इंट्रोड्यूस इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस। इस एक्ट को लाने के बाद ब्रिटिश ने ये कोशिश की कि भारत के जज और ब्रिटिश के जज में इक्वालिटी आए, बराबर हुए दोनों। लेकिन नॉट लाइक्ड बाय द ब्रिटिश, ड्यू टू दिस गवर्नमेंट विथड्रू द बिल। अब ब्रिटिश के लोगों को ये पसंद
नहीं हुआ कि हमारा केस इंडियन जज लड़ेंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने उस बिल को वापस अपने पास बुला लिया, उस बिल को लागू नहीं किया, वापस खींच लिया। सो इल्बर्ट बिल एक अच्छा बिल था जो हम लोगों के हित में आया था, भारतीय के हित में आया था, लेकिन ब्रिटिश के लोगों के विद्रोह के कारण ये बिल वापस ले लिया गया। इस बिल को फिर वापस प्रकाशित नहीं किया गया। दैट इज इल्बर्ट बिल। ओके, और इसी को हम लोग इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के नाम से भी कभी कभी जानते हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, हमारा अगला टॉपिक क्या है? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, यानी कि बदलाव जो हुआ वो समाज और धर्म में क्या क्या बदलाव हुआ, जिससे कि हम लोग जो है आज़ादी के और करीब पहुंचते गए, जिससे कि लोगों में जागरूकता जगी। ठीक है, इट वॉज अ ग्रेट पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हुआ ना, ये भारत के इतिहास में या फिर भारत के देशभक्त के नज़र से देखे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्यू टू वेस्टर्न एजुकेशन, educated Indians realized to reform their religion and society। ठीक है, देखिए बदलाव तो हर एक समय हम लोगों को जरूरी है, क्योंकि बदलाव पे ही दुनिया टिकी हुई है। अगर हम लोग इस बढ़ते दौर में, इस मॉडर्न युग में बदलाव नहीं करें, अपने आप में कुछ कुछ चेंजेस नहीं करें, तो हम लोग पीछे रह जाएंगे, आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे। तो उस समय भी यही कुछ हुआ। जैसे ही वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट हुआ, जब इंग्लिश कंपलसरी हो गया पढ़ना, लोग इंग्लिश पढ़ने लगे, यानी वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ने लगे, तो एजुकेटेड इंडियंस यानी पढ़े लिखे भारतीयों को यह एहसास हुआ, यह रियलाइज हुआ कि हम लोग भी अपने धर्म और समाज में कुछ कुछ बदलाव कर सकते हैं। उस समय था सती चल रही थी, सती प्रथा चली आ रही थी, धर्मों में बहुत सी रीति रिवाज था। ठीक है, पर्दा सिस्टम था, वुमेन्स लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों में बदलाव करने का सोचा, बहुत से लोगों ने ठान लिया। दे वर्कड फॉर एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट कास्ट सिस्टम यानी जातिवाद के नाम पे। चाइल्ड मैरिज, उस समय बच्चों की विवाह 10 से 14 साल की उम्र में कर दी जाती थी। डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा। ठीक है, डॉरी सिस्टम तो आज भी हम लोगों के पास चलते आ रहा है। पर्दा सिस्टम, पर्दा सिस्टम का मीन्स वो लोग जो मुस्लिम लोग बुर्खा पहन के इधर घूमते रहते हैं, वो हो गया पर्दा सिस्टम। एंड सती, सबसे इंपॉर्टेंट था सती। सती क्या था कि अगर किसी का हस्बैंड, किसी लड़की का हस्बैंड डेथ कर गया है, तो उसी के चिता पे उस लड़की को भी जलना पड़ता। यही था सती सिस्टम। ओके, सो ये सब उस समय की बात है, जिस समय हम लोगों के पास ना कोई अपने धर्म के लिए जानकारी थी, ना समाज में कोई ज्यादा जानकारी था। तो इसी में बदलाव हुआ। और हमारे सबसे पहले बदलाव करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। ये बहुत अच्छे आदमी थे, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारे राजा राम मोहन राय। इन्होंने क्या क्या बदलाव किया समाज में, धर्म में, देखिएगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर, सबसे महान सामाजिक और धार्मिक सुधारकों में से एक है। ही बिलीव्ड इन यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस। उनको यह विश्वास था, क्या विश्वास था? कि सभी रिलीजन, सभी धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, सबको यूनिटी यानी एकता में चलना पड़ेगा। एकता। और जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ, हम लोग हमेशा यूनिटी शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं। ही स्टडीड संस्कृत एंड हिंदू फिलोसफी, कुरान, पर्शियन एंड अरेबिक लिटरेचर। टू स्टडी बाइबल ही लर्नड ग्रीक एंड हिब्रू। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कितने भाषाओं को पढ़ा है। इन्होंने सबसे पहले संस्कृत और हिंदू फिलोसफी को पढ़ा, इन्होंने कुरान पढ़ा, इन्होंने पर्शियन भी पढ़ा, अरेबिक लिटरेचर भी पढ़ा, और बाइबल पढ़ने के लिए इन्होंने ग्रीक भाषा और हिब्रू भाषा की शिक्षा ली। नेक्स्ट, ही रोट गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट इन पर्शियन इन विच ही सेड वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड। इन्होंने पर्शियन में एक किताब लिखी थी, इसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट, जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड यानी एक भगवान की पूजा करो, एक भगवान की पूजा करो। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बन के आते हैं हमारे, जैसे कि हु रोट गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट, या फिर विच मैसेज इज हिडन इन द बुक गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस्ट, या फिर द बुक गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस्ट इज रिटन इन विच लैंग्वेज। ठीक है, एंड हु रोट, सो इट इज रिटन इन पर्शियन एंड रोट बाय
राजा राम मोहन राय। इन 1814 ही स्टार्टेड आत्मीय सभा। 1814 में उन्होंने एक आत्मीय सभा की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की थी? आत्मीय सभा की शुरुआत की थी। एंड इन 1828 ही फाउंडेड ब्रह्मो सभा एंड लेटर ही रीनेम्ड ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बहुत बार एसएससी बोर्ड में पूछा गया है दैट हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज एंड व्हेन डिड ब्रह्मो समाज फाउंडेड। ओके, so who is the founder of Brahmo Samaj? Raja Ram Mohan Rai. And when did Brahmo Samaj founded? In 1828, 1828 में। और एक क्वेश्चन इससे बन के आएगा, what is the previous name of Brahmo Samaj? So the previous name of Brahmo Samaj was Brahmo Sabha. Okay, now we will move forward. Believe in worship of one God. हम लोग पढ़ चुके हैं ये पहले ही कि ये इनका विश्वास था कि सिर्फ पूजा करो तो किसी एक भगवान की ही करो, जो इन्होंने अपने पर्सियन में गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट में लिखा था। स्टार्टेड कैंपेन ऑफ एबोलिशन ऑफ सती एंड पर्दा सिस्टम। इन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कैंपेन चलाया और पर्दा सिस्टम को भी खत्म करने के लिए कैंपेन चलाया। और इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की मेहनत से विलियम बेंटिक पास्ड अ लॉ in 1829 सती इज इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ। राजा राम की मेहनत की ही वजह से विलियम बेंटिक, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे भारत के, उन्होंने 1829 में एक लॉ पास किया, एक कानून पास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सती प्रथा को अपनाता है तो वो इलीगल है, सती प्रथा एक इलीगल है, और अगर कोई भी इसको करता है तो उसको फिर कानून की तरफ से सजा दी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सती प्रथा का खात्मा किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने किया था। और किनके थ्रू किया था? विलियम बेंटिक के थ्रू किया था। कब किया था? 1829 में किया था। ओके, वो डाउट किसी को? ये है राजा राम मोहन राय हमारे। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इससे हम लोगों को पूछे जाते हैं हमारे एसएससी के एग्जाम में। जैसे कि सती प्रथा किसने खत्म की, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित कौन सी सभा थी, कौन सी समाज थी, कब की गई थी, या ब्रह्मो समाज कौन स्थापित किया था, कब किया था। ठीक है, व्हेन डिड ब्रह्मो समाज एस्टैब्लिश्ड एंड हु डिड ब्रह्मो समाज एस्टैब्लिश्ड। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। पायोनियर और फाउंडर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। राजा राम मोहन राय को ही भारत की पत्रकारिता का फाउंडर कहा जाता है। ठीक है, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन जर्नलिज्म हम लोग किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ही इज नोन एज फाउंडर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। यानी कि राजा राम मोहन जो है भारत के जर्नलिज्म, समझते हो? जर्नलिज्म का मतलब होता है पेपर, पत्रकारिता। ठीक है, तो भारत में इन्होंने सबसे पहले ही पेपर यानी पत्रकारिता का फाउंडर किया। ही ब्रॉट मेनी जर्नल्स इन बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, पर्सियन टू रेज पब्लिक ओपिनियन ऑन करेंट इंटरेस्ट। उन्होंने वर्तमान रुचि पर जनता की राय बढ़ाने के लिए बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी में कई पत्रिकाएं निकाली, बहुत सारा पेपर निकाला, बहुत सारा न्यूज मैगजीन्स निकाला, एक किताब निकाला, एक बुक्स निकाला, बहुत सारा, ये जानने के लिए कि भारत के लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं और सबका एक कॉमन इंटरेस्ट क्या है। ठीक है। स्टार्टेड बंगाली वीकली कॉल्ड सम्मद कुमौदी इन 1821, पेपर इन पर्सियन कॉल्ड मिरत उल अखबार। तो इन्होंने एक पर्सियन में पेपर लिखा जिनका नाम था मिरत उल अखबार, और एक बंगाली वीकली इन्होंने चलाया जिनका नाम था संवद कुमौदी। और कब चलाया? 1821 में। इससे भी आते हैं क्वेश्चंस तुम्हारे, इससे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि राइट द नेम ऑफ टू पेपर दैट वाज लॉन्च्ड बाय राजा राम मोहन राय। तो वन विल बी बंगाली वीकली नोन एज संवद कुमौदी एंड अनदर वन विल बी पेपर इन पर्सियन कॉल्ड मिरातुल अखबार। नाउ मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज इट्स पॉलिटिकल राइट्स? इन्होंने राजनीतिक की दुनिया में क्या क्या डिमांड किया? ही डिमांडेड द एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी राइट्स एंड हेवी टैक्स ऑन इंडियन गुड्स। उन्होंने यह डिमांड किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिन इन भारतीय सामानों पर टैक्स लगाई है उसको हटाया जाए।
डिमांडेड सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी। इल्बर्टविल वाले केस में जब हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत के जज जो है सिर्फ भारतीय लोगों का ही न्याय कर सकते थे, यूरोपियन लोगों का न्याय नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने यानी कि राजा राम मोहन राय ने कहा कि हम लोगों को अलग जुडिशरी दे दिया जाए, भारत के लिए सिर्फ भारतीय होगा और यूरोपियन के लिए सिर्फ यूरोपियंस होगा। यूरोपियंस कभी भारतीय नहीं कर सकता और भारतीय कभी यूरोपियंस का ट्रायल नहीं कर सकता था। तो राजा राम मोहन राय ने डिमांड किया ऑफ व्हाट, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी, यानी न्यायपालिका को अलग करने की मांग की। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ही स्टार्टेड मॉडर्न एज इन इंडिया। राजा राम मोहन राय ने भारत में मॉडर्न एज को शुरू कर दिया है, ठीक है। और इनको यानी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस एंड प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक और भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, ठीक है। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको राजा राम मोहन राय को कहा था। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट वन इज ज्योतिबा फुले। ये हमारे दूसरे रिफॉर्मर्स हैं, दूसरे सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर हैं और ये बहुत अच्छे आदमी थे। इन्होंने बहुत से फील्ड में काम किया था और इनका सबसे मेन काम था कि इन्होंने वुमेन्स को अपलिफ्ट किया था। हमने इससे पहले भी कहा था कि वुमेन्स का पोजीशन उस समय सोसाइटी में बहुत लो था, उन लोगों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। तो ज्योतिबाई फुले ने क्या किया, अर्बन एडुकेटेड एंड लो कास्ट, शहरी थे, शिक्षित और निम्न जाति के थे, बहुत छोटे जाति के थे। वर्कड ऑन अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, इन्होंने क्या किया था कि वुमेन्स को उठाने का काम किया था, वुमेन्स की पोजीशन को उठाने का काम किया था। कंसिडर्ड वुमेन सुपीरियर टू मैन, इन्होंने कहा कि वुमेन जो है, औरत जो है वो मैन से बहुत अच्छे हैं, बहुत ऊपर हैं, ठीक है। इन 1851 ही विथ हिज वाइफ सावित्री बाई फुले स्टार्टेड फर्स्ट गर्ल्स पब्लिक स्कूल इन पुणे। ज्योतिबाई फुले अपने वाइफ सावित्री बाई फुले के साथ उन्होंने क्या स्टार्ट किया, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया। और कहां पे स्टार्ट किया था, पुणे में। तो इससे ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि हु स्टार्टेड द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे, तो ज्योतिबाई फुले एंड हिज वाइफ सावित्री बाई फुले। और क्वेश्चन आएगा कि व्हेन डिड फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे स्टार्टेड, द आंसर विल बी इन 1851। ओके, नाउ what is this? We'll move forward. In 1854, started school for untouchables and private orphanage for widows. 1854 में उन्होंने अनटचेबल्स यानी कि जो लोग सबसे निचली जाति के होते थे, जिनको लोग छूने से डरते थे, उसके लिए इन्होंने स्कूल स्टार्ट किया। और एक प्राइवेट ऑर्फनेज यानी कि प्राइवेट ऑर्फनेज स्टार्ट किया किसके लिए, विडोज के लिए, ठीक है। ही रोट अ बुक गुलामगिरी विच डिस्क्राइब्स द हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस फेल्ट बाय लोअर कास्ट। उन्होंने एक किताब की रचना की जिसका नाम था गुलामगिरी, गुलाम का मतलब अस्लेव। उन्होंने एक पुस्तक गुलामगिरी लिखी जिसमें निचली जाति द्वारा महसूस की जाने वाली कठिनाई और संकट का वर्णन किया गया है। उन्होंने उस किताब में यह लिखा कि जो निचली जाति के लोग हैं, जो लोअर कास्ट पीपल हैं, वो कितने प्रॉब्लम्स को फेस किए थे। उस समय लोग उनको छूने से डरते थे, लोग उनको अपने मोहल्ले में आने तक नहीं देते थे। लोग कहते थे कि अगर आप लोग जब भी आइएगा तो ढोलक वोलक बजा करके आइएगा ताकि हम लोगों को मालूम चल जाए कि लोअर कास्ट के लोग आ रहे हैं और हम लोग अपने घरों को बंद कर लें। ही फाउंडेड सत्य शोधक समाज इन 1873। उन्होंने क्या खोजा था, सत्य शोधक समाज, कब, इन 1873 में। इम्पैक्ट ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। अब जो हमारे राजा राम मोहन राय जी थे और ज्योतिबा फुले जी थे, इन दोनों ने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म को स्टार्ट किया और बहुत सारे लोग भी थे उस समय जिन्होंने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए और बहुत सारे लोग हुए, लेकिन उनका इम्पैक्ट आखिर क्या पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा समाज पे, ठीक है, ध्यान दीजिए। स्प्रेड द आइडियाज ऑफ ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी। सभी लोगों ने क्या किया, भाईचारे और समानता के विचारों का प्रसार किया। यानी कि सब लोगों के पास ये आइडिया, उन्होंने एक ऐसा आइडिया को
स्प्रेड किया, जिसमें सिर्फ ब्रदरहुड यानी भाईचारा और इक्वालिटी यानी कि सब लोग इक्वल हैं, चाहे वो लोअर कास्ट के हों, चाहे वो अपर कास्ट के हों, चाहे वो अनदर रिलीजियंस के हो, वी ऑल आर इक्वल एंड वी ऑल आर ब्रदर। ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन हु वांट टू पार्टिसिपेट इन नेशनल मूवमेंट, उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई भी वुमेन नेशनल मूवमेंट में देश को आजाद दिलाने में साथ पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो कितना इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज एंड गेव स्लोगन इंडिया फॉर द इंडियंस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है बुक का, ध्यान देना बच्चों, कि स्वामी दयानंद सरस्वती फर्स्ट यूज द वर्ड व्हाट, स्वराज। क्वेश्चन आता है who used the word Swaraj for the first time, then our answer will be Swami Dayanand Saraswati and gave a slogan India for the Indians, यानी भारत किसका है, भारतीयों का है, भारत किसका है, भारतीयों का है, भारत इंडियंस का है। ठीक है। सो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, दैट हु गेव द स्लोगन इंडिया फॉर द इंडियंस, या फिर व्हाट इज द स्लोगन ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर हु यूज द वर्ड स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन के आते हैं। नाउ नेक्स्ट, हाँ, रोल ऑफ द प्रेस, ये इंपॉर्टेंट है। याद है इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें कि ब्रिटिश ने भारतीय पेपरों पे यह पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं प्रिंट कर सकता है, अगर प्रिंट कर रहा है तो वो उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई ना कोई लीगल एक्शन लेगी। ठीक है। तो रोल ऑफ द प्रेस यानी कि प्रेस जो है, पेपर जो है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है हमारे देश को आजाद होने में। ठीक है। ध्यान देना, लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर स्टार्टेड, बहुत सारे न्यूज़पेपर अखबार शुरू हो गए। प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग नेशनल सेंटिमेंट। न्यूज़पेपर जब से स्टार्ट हुआ ना, देखो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, तो उस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि हम लोगों का जो न्यूज़ था, हम लोगों का जो मूवमेंट था, वो बहुत बड़े स्तर पर नहीं हो पाया था, न्यूज़ पहुंचने में देरी हो रही थी हर जगह पे। तो जो हमारा न्यूज़पेपर जब से स्टार्ट हुआ, जब से प्रेस स्टार्ट हुआ, तो वो प्रेस प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग नेशनल सेंटिमेंट, सशक्त राष्ट्रीय भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थ्रू प्रेस मैसेज ऑफ पैट्रियटिज्म एंड फ्रीडम स्प्रेड अमंग द वर्ल्ड। प्रेस की वजह से, पेपर की ही वजह से जो मैसेज है किसका, देशभक्ति का और स्वतंत्रता का, आजादी का, पूरे दुनिया में फैला, पूरे दुनिया में फैल गया। इट एक्सपोज द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रेस की वजह से ही ब्रिटिश का जो शासन था भारत में, वो ब्रिटिश आखिर शासन क्या चीज के लिए कर रहा था, उस शासन का असली मकसद क्या था, वो पूरे भारत को पता चला, पूरे भारत के लोगों को मालूम चला। एक्सचेंज ऑफ व्यूज वेयर पॉसिबल अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड पार्ट्स ऑफ कंट्रीज। एक्सचेंज ऑफ व्यूज का मतलब कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग सामाजिक ग्रुप से लोगों का व्यूज एक्सचेंज हुआ, कि अगर ये भी, यहाँ एक चीज बताते हैं, सही, कोई बंदा कानपुर में बैठा है, कोई बंदा दिल्ली में बैठा है, कोई बंदा बिहार में बैठा है, तो जब प्रेस का रिलीज हुआ तो इन लोगों में व्यूज का एक्सचेंज हुआ। सब लोग क्या चाहते थे, सिर्फ स्वतंत्रता ही चाहते थे। ठीक है, सब लोग सिर्फ स्वतंत्रता चाहते थे। इन लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं, हम बिहार में बैठे हैं, जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनको भी आज़ादी चाहिए, जो लोग कानपुर में बैठे हैं उनको भी आज़ादी चाहिए। तो इन सब लोगों के बीच में मैसेज का एक्सचेंज हुआ, इनके व्यूज का एक्सचेंज हुआ। ठीक है। इंडियन अवेयर दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। भारतीयों को पता चला कि आखिर दुनिया में हो क्या है। ठीक है। हो सकता है कि जो कंडीशन उस समय दिल्ली का हो, उससे खराब कंडीशन उसमें बिहार का हो सकता था, या उससे भी खराब कंडीशन इस समय यूपी का हो सकता था। ठीक है। सो दैट्स व्हाई जब प्रेस का रिलीज हुआ, व्यूज के एक्सचेंज हुए, मैसेज इधर से इधर गया, तब लोगों को पता चला कि नहीं, भारत जो है सबसे बुरे कंडीशन पर, भारत का सारा पैसा क्या हो रहा है, पानी की तरह इंग्लैंड बह के जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रीकर्सर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस।
अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। आईसीएसई के सिलेबस में हमने देखा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। तो प्रीकर्सर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आखिर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, ये फॉर्म आखिर कैसे हुआ? इसके फॉर्म होने के पहले आखिर ऐसे कौन कौन से एसोसिएशन थे, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे जो पहले फॉर्म हुए थे? ध्यान दीजिएगा। By the second half of the 19th century, Indians realized that how British control over India. 19th century के सेकेंड हाफ तक यानी कि 1860 के बाद से इंडियंस को यह एहसास हो गया कि कैसे ब्रिटिश जो है भारत पर कब्जा करके रखा है। ड्यू टू दिस नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म्ड विथ कॉमन गोल, इसी कारण से बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म हो गए और जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म हो गए सबका क्या था? एक कॉमन गोल था, और वो कॉमन गोल क्या था? ब्रिटिश को भारत से निकालना, अंग्रेज को भारत से भगाना। फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन वाज लैंड होल्डर्स सोसाइटी इन कलकत्ता 1838। सबसे पहला जो पॉलिटिकल एसोसिएशन था वो था लैंड होल्डर सोसाइटी इन कोलकाता व्हेन 1838। नेक्स्ट, हम लोग ऐसे तो बहुत सारे एसोसिएशन, बहुत सारे सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सिर्फ 3-4 ही पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा लैंड होल्डर सोसाइटी इन कोलकाता, दैट वाज डेवलप्ड इन व्हेन 1838। Now we will read East India Association, a very important part of this history chapter. East India Association founded in 1866, founded by Dada Bhai Nauroji. In when? In London. This is our Dada Bhai Nauroji. Provide information on Indian subject to British and give voice to the problems of Indians. इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को लंदन में फॉर्म करके, खोल करके वहां के लोगों को भारत के बारे में बताया कि भारत के लोग कैसे जी रहे हैं, उन पे जो शासन हो रहा है वो कितना कठिन हो रहा है, वो लोग कितने टैक्स पे कर रहे हैं, ये सब बताया। किनको? दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश के लोगों को बताया। अंग्रेजों को भारतीय विषय की जानकारी प्रदान की और भारतीयों की समस्याओं को आवाज दी। ही इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बहुत क्वेश्चन पूछा गया, अब रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? सो दादा भाई नौरोजी। He wanted to keep the problems of Indian in the front of British to get resolved. वह चाहते थे कि जो भी प्रॉब्लम है ब्रिटिश इंडियंस को, किसको? जो भी प्रॉब्लम है इंडियंस को, वो ब्रिटिश के सामने रखते और चाहते कि वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंडेड इन 1866, फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी इन लंदन। इन वेयर? इन लंदन। ओके, दादा भाई नौरोजी इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड इन 1876, हेडेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन को फाउंड करने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। द एसोसिएशन हैड लॉयर्स, प्रोफेशनल्स एंड एडुकेटेड मिडिल क्लास मेंबर्स। इट ऑब्जेक्टिव्स वेयर, ये जो इंडियन एसोसिएशन था इनका क्या ऑब्जेक्टिव्स था, इनका क्या एम था, गोल था? क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉडी पॉलिटिकल यूनियन। ये चाहते थे कि एक ऐसा एसोसिएशन को बनाया जाए जो बहुत मजबूत हो और वो हर एक राज्य में, हर एक देश के हर एक कोने में एक मेंबर उस पॉलिटिकल यूनियन के हों। कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जितने मेंबर उसमें रहेंगे वो सारे मेंबर का इंटरेस्ट कॉमन होगा। अगर आज़ादी चाहिए तो आज़ादी, अगर ब्रिटिश को बाहर करना है तो ब्रिटिश को बाहर करो, कोई मैं नहीं बोला कि ब्रिटिश को बाहर मत करो, ठीक है। प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, इनका ये ऑब्जेक्टिव था कि हम हिंदू और मुस्लिम के बीच एक दोस्ती वाला नाता बढ़ाया जाए। मास पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट, ये चाहते थे कि कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी रिवॉल्ट हो तो क्या करें हम लोग? मास, यानी कि बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन करें। कितने सारे लोग ज्वाइन करें इसमें? बहुत सारे लोग।
सारे आंदोलन अगर करना है तो बहुत सारे लोग वहाँ शामिल होना चाहिए। इन लोगों का ये एम था, ये ऑब्जेक्टिव था। आगे अचीवमेंट्स, इन लोगों ने जो हमारा दो एसोसिएशन है, एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और एक इंडियन एसोसिएशन, इन लोगों ने क्या क्या हासिल किया? मूवमेंट अगेंस्ट आर्म्स एक्ट, लाइसेंस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड ICS एग्जाम, बट एसोसिएशन फेल टू अचीव इट। इन लोगों ने मूवमेंट तो बहुत चलाया, किसके खिलाफ चलाया? आर्म्स एक्ट के खिलाफ चलाया, लाइसेंस एक्ट के खिलाफ चलाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ चलाया, और ICS एग्जाम एज जो कि 21 साल से घटा करके कितना कर दिया गया था? 19 साल कर दिया गया था। इन सब के खिलाफ इन्होंने क्या चलाया? बहुत सारे मूवमेंट चलाए, बट एसोसिएशन फेल्ड कर गया, इसको अचीव नहीं कर पाया, इसको पा नहीं पाया। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ICS एग्जाम मीन्स इंडियन सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1883। एक कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस मीन्स एक मीटिंग हुआ जिसका नाम है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये मीटिंग 1883 में हुआ था। इस मीटिंग की खास बात क्या थी कि इस मीटिंग को बुलाने वाले थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन कलकत्ता, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक इंडियन एसोसिएशन का भी फॉर्मेशन किया था, ऑफर्ड अ मॉडल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मीटिंग में ही सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाए जो पूरे इंडिया के लेवल पर वर्क करे, और उसी में इन्होंने जिक्र किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। बोथ बॉडी सर्व्ड फॉर वेलफेयर ऑफ इंडियंस, दोनों ने हाँ कर दिया कि नहीं, भारत की भलाई के लिए ठीक है, हम लोग इसको फॉर्म करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करेंगे। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस आखिर फॉर्म हुआ कैसे? इतना बड़ा संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस ही आज़ादी का सबसे पहली सीढ़ी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ही हम लोग आज़ाद हुए थे, तो आखिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म हो गया और ब्रिटिश कुछ नहीं बोला? सोचने वाली बात है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो रहा था तो उसमें ब्रिटिश क्या कर रही थी? सो रही थी। फॉर्म होने ही क्यों दी इसको? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? अर्लियर एक्टिविटीज प्रिपेयर्ड अ ग्राउंड फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया एसोसिएशन। ये लोग पहले से विचार में थे कि एक ऐसे एसोसिएशन का फॉर्म करेंगे जो पूरे भारत पे वर्क करे। लकली हेल्प केम फ्रॉम अ स्ट्रेंज सोर्स, और मदद कहां से मिला? एक स्ट्रेंज सोर्स से मिला। क्या मदद मिला? एओ ह्यूम, a retired British member, wanted to set up an organization to draw government attentions on administrative drawbacks. एक बंदा था एओ ह्यूम, वो रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स और मेंबर था। वो चाहते थे कि भारत में एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाए जो भारत के लोगों में क्या कमी है या क्या परेशानियां हैं उसको किसको आके बताए? गवर्नमेंट को आके बताए। उनका मेन मोटिव ये था कि भारत के लोग कब क्या चाल चलने वाले हैं या हम लोगों को भगाने के लिए क्या करने वाले हैं, ये उनके लोग उनको आके बताएं। तो एओ ह्यूम चाहते थे कि एक ऐसा संगठन बने, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने। उन्होंने क्या किया? ही रोट अ लेटर एंड अपील्ड यंग ग्रेजुएट्स ऑफ कोलकाता। उन्होंने एक पत्र लिखा और जो कलकत्ता में यंग ग्रेजुएट्स थे, जो नए नए लोग अभी जस्ट ग्रेजुएट हुए थे, उनसे अपील की कि आप सब मिलकर एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कीजिए जो किसके लिए काम करे? गवर्नमेंट के लिए काम करे, जो भारत में क्या हो रहा है उसको उसके बारे में आके किसको बताए? गवर्नमेंट को बताए। पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इन 1884 ही फाउंडेड इंडियन नेशनल यूनियन। 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, 1884 में उन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन फाउंड किया, एओ ह्यूम ने। नेक्स्ट, ऑन सजेशन ऑफ दादा भाई नौरोजी, नेम चेंज टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी के सजेशंस के बाद इंडियन नेशनल यूनियन का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस में बदल दिया गया। और इस संगठन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले कौन थे? एओ ह्यूम थे। तो हम लोग अभी भी पढ़ते आ रहे हैं दैट हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? सो एओ ह्यूम, एंड द फुल फॉर्म ऑफ एओ ह्यूम इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ही इज अ रिटायर्ड ब्रिटिश member. Okay, Alan Octavian Hume. Now, one of the Governor General of British said that Lord Dufferin also favored as safety valve.
अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि ये एक सेफ्टी वेल्व है। सेफ्टी वेल्व का मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर हैं वो इंडियंस के राज को, के सीक्रेट्स को ब्रिटिश के सामने रखेंगे। ठीक है, ये इसीलिए बनाया गया था कि भारत में उस समय बहुत सारी ऐसे पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म हो रही थी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रहे थे जो तरह तरह के मूवमेंट करना चाहते थे। तो एओ ह्यूम ने एक ऐसे संगठन का फॉर्मेशन किया जो उस पर नजर रखती, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत अलग निकला। ठीक है, आगे देखते हैं आखिर हुआ क्या इसमें। पहले तो हम लोगों ने ये समझ लिए कि एओ ह्यूम द्वारा एक इंडियन नेशनल यूनियन बनाया गया जिसका नाम चल के आगे क्या पड़ा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसका नाम कैसे पड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि दादा भाई नौरोजी ने कहा था इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दो। और लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि ये क्या है, एक सेफ्टी वेल्व है, ये हमारे लिए सेफ्टी का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बन के हमारा तैयार है, जो आगे चल के हम लोग इसी का जिक्र हमेशा अब हर एक चैप्टर में देखने वाले हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का आखिर एम्स क्या किया था? प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन ऑल पॉलिटिकल वर्कर्स। जितने भी दुनिया में पॉलिटिकल वर्कर्स है सब में एक दोस्ती का नाता जोड़ो। डेवलप एंड कंसोलिडेट द फीलिंग्स ऑफ नेशनल यूनिटी। पूरे दुनिया में एकता, ठीक है, एकता की फीलिंग को जगाओ। अगर सब लोग जब तक साथ नहीं होंगे तब तक हम लोग आजाद नहीं हो सकते। फॉर्मुलेट पॉपुलर डिमांड्स एंड प्रेजेंट बिफोर द गवर्नमेंट। जितने भी डिमांड्स थे, पॉपुलर डिमांड्स, हर एक ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने पॉपुलर डिमांड्स को मंगाया और किसके सामने रखा? गवर्नमेंट के सामने रखा। कांग्रेस हेल्ड्स इट्स सीजन एवरी ईयर इन दिसंबर। और उन्होंने यह बोला कि कांग्रेस जो है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका सेशन यानी उसका मीटिंग हर साल लास्ट में दिसंबर में होगा। और दिसंबर में होने के बाद हम लोग जितने भी पॉपुलर डिमांड्स होंगे वो किसके सामने रखेंगे? गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। तो ये थी कहानी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं कि हाउ डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एक्टिविटीज प्रिपेयर्ड ऑफ a ground for creation of all India association. Luckily help came from a strange source. And who is that strange source? A.O. Hume. Okay, who is the founder of Indian National Congress? So हम लोग हमेशा लिखते हैं A.O. Hume. Alan Octavian Hume is the founder of Indian National Congress. हाँ, एक क्वेश्चन अभी तक बच गया। When did Indian National Congress found? कब किया गया था फॉर्म? ये लिख लीजिएगा, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म किया गया था, 1885 में। ठीक है, एम्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। मूव फॉरवर्ड। सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब सेशन का मतलब हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग कब कब हुआ। और हम लोग के ICSE के सिलेबस में ये क्लियरली दिया गया था कि हम लोगों को पहला 2 सेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है, पहला 2 सेशन। ठीक है, और ये 23rd सेशन हमने एक जोड़ दिया ऐसे ही। आइए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ था? 1885 में। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि सेशन कब होगा? हर साल दिसंबर में होगा। तो पहला कब हुआ? 1885 में। तो पहला सेशन 1885 में हुआ, सेकेंड सेशन 1886 में हुआ। पहले सेशन में मेंबर कितने थे? 72 मेंबर्स थे। और दूसरे सेशन में कितने मेंबर हुए? 434 मेंबर्स हो गए। Who is the president of first session? W.C. Banerjee. Its full form is Ramesh Chandra Banerjee. And the second session, president of second session, Dada Bhai Nauroji. Place of first session, Gokul Das Tejpal Sanskrit College, Mumbai. And place of second session, Calicut means now Kolkata. Okay, 23rd session की हम बात करें तो इसके प्रेसिडेंट रहे रास बिहारी बोस और प्लेस था सूरत। नेक्स्ट एक नोट्स है कि सेशन ऑफ कांग्रेस टू बी हेल्ड इन पुणे बट ड्यू टू प्लेग इट शिफ्टेड टू बॉम्बई। ध्यान दीजिएगा कि पहला सेशन जो था कांग्रेस का, जो 1885 में हुआ था, वो होने वाला था पुणे में। लेकिन पुणे में उस समय एक बहुत खतरनाक बीमारी प्लेग फैला हुआ था। प्लेग एक कम्युनिकेबल डिसीज है, जिसकी वजह से उस सेशन को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? बॉम्बई शिफ्ट कर दिया गया, जिसको हम लोग अभी कहते हैं मुंबई। इन 23rd सेशन नोन एज सूरत सेशन
23rd सेशन का नाम क्या है? सूरत सेशन। देयर वॉज अ स्प्लिट इन द कांग्रेस, अर्ली नेशनलिस्ट एंड एजर्टिव नेशनलिस्ट। हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आईएनसी के बारे में और पढ़ेंगे। इसमें दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक ग्रुप कहलाते हैं अर्ली नेशनलिस्ट एंड एक ग्रुप कहलाते हैं एजर्टिव नेशनलिस्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था कि फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन हम लोग पढ़ लें, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछते हैं एग्जाम में। हाँ, और पहला सेशन कहाँ होने वाला था? पुणे में। लेकिन किस कारणवश प्लेग उस समय पुणे में बहुत जोर से फैला हुआ था, जिसकी वजह से अब ये कहाँ शिफ्ट हो गया था? बॉम्बे में शिफ्ट हो गया था। और बॉम्बे के किस जगह पर हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। नेक्स्ट, व्हाट इज प्लेग, हाउ प्लेग इज ट्रांसमिटेड। ये देखिए, ये रहा आपका प्लेग, रोडेंट्स, फ्लीज, ह्यूमंस। टाइप्स ऑफ प्लेग, बिबियोनिक, सेप्टिसेमिक एंड पिन्यूमोनिक। मोस्ट डेडली ह्यूमंस टू ह्यूमन विया एयर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। प्लेग एक बहुत बड़ा कम्युनिकेबल डिसीज था, इसकी वजह से ये शिफ्ट कहाँ हो गया था? पुणे में, बॉम्बे में, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर ऑल्सो। हैव अ गुड डे।